जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। और कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारियों को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे होंगे। और आज हम आकाश विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को इतिहास के बारे में बताएंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा पाषाण काल, और इसके बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक आप सबको जानकारी देंगे, जिससे कि आप सबके एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, पाषाण काल की तरफ। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें पाषाण काल को, तो पाषाण काल को मुख्यतः हम लोग कितने भागों में बांट रखे थे? 3 भागों में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता रखा था, और जो इसके पहले वाला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर विजिट कर लेगा हमारे यूट्यूब चैनल आकाश विजन एकेडमी को, और वहां से उसको जानकारी मिल जाएगी। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोन एज, जो कि इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कह देते हैं। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल बोले जाए, पाषाण काल मतलब एक ही है, एक दूसरे के पूरक है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता था? प्राग ऐतिहासिक काल वह समय होता था जिसमें कि मानव को लिखने नहीं आता था, तथा वह कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध अभी तक नहीं मिलते हैं। और पाषाण काल में भी वही चीज है, इसे पाषाण काल जहां पर पत्थरों से ही सारा चीज उपयोग किए जाते होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पाषाण काल कहेंगे। तो एक दूसरे के क्या है? पूरक है। इसलिए यहाँ पर पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। यहाँ पर अगर पाषाण काल की बात करो, स्टोन एज मानव इतिहास का वह प्रारंभिक प्राग ऐतिहासिक काल है। कैसा काल है? प्राग ऐतिहासिक काल है, क्योंकि पाषाण काल में पत्थरों द्वारा निर्मित चीजों का ही उपयोग किया जाता था, इसलिए पाषाण काल है। और प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, अतः पत्थरों पे तो हम लिख नहीं पाए थे उस टाइम। जब लिख नहीं पाए थे तो उस टाइम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल आते हैं। तो पाषाण काल मानव इतिहास का वह प्रारंभिक प्राग ऐतिहासिक काल है जब मानव अपने अधिकांश कार्यों, जैसे शिकार हो गया, शिकार करना, या फिर औजार हो गया, या फिर आश्रय हो गया। आश्रय यानी कि रहने के लिए आश्रय, ये इसके लिए पत्थरों पर निर्भर रहते थे, उसे हम क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पाषाण काल मानव इतिहास का वह प्रारंभिक समय हुआ करता था जब मानव अपने अधिकांश कार्यों को पत्थरों पर निर्भर रहता था, जैसे शिकार करना, औजार बनाना, आश्रय लेना, ये सभी चीज। और इसके बाद अगर हम बात करें पाषाण काल, तो पाषाण काल में इस औजारों की तकनीक और जलवायु के आधार पर 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया। जो औजारों की तकनीक थी, पहले भद्दे बनते थे, बहुत बड़े हथियार बनते थे, भारी बनते थे, लेकिन जब उसमें परिवर्तन धीरे धीरे हुआ उपकरणों में, तो तकनीक का विकास के आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, जलवायु के हिसाब से हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए 3 प्रकार से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो अभी चलते हैं। पूरा पाषाण काल उस समय था जब मानव को कुछ चीजों का ज्ञान नहीं था, जैसे शिकार कैसे किया जाता है, वह भी शिकार करने का अल्प ज्ञान हुआ करता था। चलते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, जिसे हम पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, यानी पैलियोलिथिक एज, जो कि पूरा पाषाण काल हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम पैलियोलिथिक। अगर एग्जाम में आता है कि पैलियोलिथिक क्या है, तो पैलियोलिथिक वह है जो पूरा पाषाण काल, इसका हिंदी अर्थ है। इसके बाद अगर हम बात करें, पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा और प्रारंभिक चरण था। जो पूरा पाषाण काल था वह मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण था, और जो कि अज्ञात काल से, पता नहीं कहां से मनुष्य चले आ रहे थे, पता नहीं कितने समय पहले से, तो अज्ञात काल से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल चला है। और इस काल के अन्य प्रमुख उपलब्धियां क्या है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके विवरण के बारे में नीचे दिया गया है, और इनको हम बहुत विस्तार पूर्वक आप सबको समझाने वाले हैं। और बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलते हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें, इसमें क्या चीज था? तो मानव खाना बदोश। प्राचीन काल में जो मानव होते थे, खाना बदोश हुआ करते थे। अब खाना बदोश का तात्पर्य क्या है? तो खाना बदोश से तात्पर्य है कि उस टाइम लोग जो भोजन हुआ करता था उसको एक जगह पर रखते नहीं थे, वो शिकार करते थे, क्योंकि शिकार पर आधारित होते थे। जब शिकार करते थे तो शिकार करने में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे। उनका जो भटकना था एक स्थान से दूसरे स्थान तक, घुमक्कड़ किस्म के, वही क्या चीज है? खाना बदोश है। घुमक्कड़ किस्म का होना, मानव का घुमक्कड़ किस्म, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वही क्या है? खाना बदोश है। क्लियर है? तो प्राचीन काल में जो मानव थे, प्राचीन काल बोले तो पूरा पाषाण काल में जो मानव थे, पूरा का पूरा क्या होते थे? खाना बदोश हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिकार और संग्रहण, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में कुछ विचार आया और शिकार करने लगे, और संग्रहण मतलब इकट्ठा करने लगे। इस काल में मानव केवल शिकार और खाद्य संग्रह करता था,
किसमें? शिकार पर शिकारी हुआ करते थे और खाद्य संग्रह करता। वह जानवरों का शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। जानवरों का शिकार क्यों करते थे? क्योंकि उनको खाने के लिए पेट है भैया, तो भरना पड़ेगा, जब भरेंगे तभी ना। फिर उसके बाद कंदमूल भी खाया करते थे, फल फूल भी खाया करते थे। तो शिकार को तो इकट्ठा नहीं कर पाते थे, क्योंकि अधिक अवधि के लिए वो अगर इकट्ठा किया जाए तो सड़ जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसके लिए कंदमूल फल वगैरह को संग्रहित करने लगे, मतलब अपने अगले दिन खाने के लिए या कुछ घंटों बाद खाने के लिए इकट्ठा तो करने लगे कम से कम, तो उसे संग्रहण हो गए। रहते कहाँ थे? तो गुफाओं का आश्रय लिए। कहाँ रहते थे? तो गुफा में, जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई गुफाओं, उनके द्वारा नहीं, प्राकृतिक द्वारा बनाई गई जो गुफा होते थे उसमें आश्रय लिए। आदि मानव जंगलों में, पेड़ों या पहाड़ों के सुरक्षित गुफाओं में रहता था। जब पेड़ का बना गुफा हो, क्योंकि पेड़ भी खोखले होते हैं, तो पेड़ में रह लेते थे या फिर सुरक्षित गुफाओं में रहते थे, जो कि मौसम, बारिश या फिर ठंड से बचाने के लिए वे जानवरों की खाल और पत्तों का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि वह पहली बात की किसी भी मौसम में, बारिश का हो चाहे ठंडी का हो चाहे गर्मी का हो, गुफाओं में रहकर आसानी से बच सकते थे। और साथ में ठंड लगने पर या फिर मौसम खराब होने पर तो जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे और पेड़ के पौधों का भी प्रयोग करते थे संभवतः। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उम्मीद है कि जितना अभी तक बताए हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बढ़े तो इस काल में पत्थर और हड्डी के बने औजार लोगों ने प्रयोग किए थे। कैसे? पत्थर और हड्डी के बने औजार। और बात करें तो आरंभिक मानव ने अपने जानवरों का शिकार करने और मांस काटने के लिए कठोर पत्थर जैसे क्वार्टजाइट और हड्डियों को तराश कर कुल्हाड़ी बनाते थे, जिसे हैंड एक्स भी कहते हैं। फलक है जो कि ब्लेड्स की तरह, और खुरचनी, थोड़ा सा नुकीलादार रहेगा, खुरचनी जैसे औजार बनाया करते थे। यहां पर आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर इनके औजार हैं उस टाइम के, आप सबके समक्ष है। यहाँ पे औजारों को देख सकते हैं। उस टाइम पूरा पाषाण काल में हड्डी और पत्थरों द्वारा बनाया गया औजार है। और उस टाइम मानव आरंभिक समय में जानवरों को शिकार करने के लिए तथा मांस को काटने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आग का आविष्कार उस टाइम मानव द्वारा सबसे बड़ी कोई उपलब्धि थी, तो वो उपलब्धि थी आग की खोज। मानव ने वो पहला कदम हासिल कर लिया था आधुनिक जीवन का, जब उन्होंने आग का आविष्कार किया, आग की खोज की। तो आग की खोज से मानव को ठंड से बचाव मिला, क्योंकि ठंड जब पड़ता है तो आपके सामने कोई मनुष्य अगर है तो अपने आप को अगर रखता है तो उसे गर्माहट महसूस होगा। मांस को पकाने, क्योंकि अभी तक तो कच्चे मांस खाते थे नोच नोच कर, लेकिन अब उनकी वह जरूरत नहीं थी कच्चे मांस खाने की, क्योंकि अब आग द्वारा वह पक जाएगा भोजन, और पका हुआ भोजन पचता भी अच्छा है और स्वादिष्ट भी हो जाते हैं, जिससे वह पचने में आसान हो गया और अंधेरे व हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने में सहायता मिली। साथ में अंधेरे में रहते थे मनुष्य, लेकिन जब आग की खोज हुई तो आग जलाएं, तो आग जलाने से प्रकाश प्रज्वलित होगा, प्रवाहित होगा, यहाँ पर प्रकाश फैलेगा। जब प्रकाश फैलेगा तो वहां पर अंधेरा नहीं रह जाएगा। और साथ में हिंसक जानवर, यानी कि जो खतरनाक जानवर थे, वो आग से डरते थे और पास नहीं आते थे, जिससे उनकी रक्षा हुई। किसकी? मानव की। ये रहा आग की खोज करके यहाँ पर आग का प्रयोग करते हुए एक मनुष्य है, देख सकते हैं आप सब। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। उम्मीद है कि ये अभी तक जितना बताया समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब इनकी माइंड विकसित होती है मानव का। तो मानव का ये माइंड विकसित होता है तब देखते हैं क्या करते हैं। तो ये गुफाओं में जब रहते थे तो चित्रकारी भी करने लगे थे, चित्र वगैरह घिस घिस कर बनाते थे। आप सब देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से चित्र बना हुआ है। जानवर बने हैं, जानवर पे कई लोग बैठे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, जो कि इस काल के, किस काल के? पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण था ये, जो कि मानव की गुफाओं चित्रकारी करना, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, जो कि आधुनिक समय में इस टाइम में मध्य प्रदेश, अपने भारत के अंदर, कहां पर? भारत। तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि वहां पर भीमबेटका की जो गुफा है उसमें पूरा पाषाण कालीन जो चित्र बनाए गए हैं वो आज भी मौजूद है, जो कि आप सब देख सकते हो। यही है भीमबेटका गुफाओं के चित्र। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम।
थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पाएंगे मध्य पाषाण काल, यानी कि अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार पूर्वक आप सबके जानकारी दे चुके हैं और आप सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा और वहां से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप करने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो कि मध्य पाषाण काल दिया है, जिसे हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। कौन सा एज? तो मेसोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश नाम, और हिंदी नाम मध्य पाषाण काल। इसमें अगर मध्य पाषाण काल की बात करो आप सब तो पाओगे कि जो मध्य पाषाण काल है वह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमणकालीन चरण था, यानी इनके बीच का समय था। किसके समय के बीच का? तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 6,000 के 4,000 ईसा पूर्व तक मान के चलिए। कहां तक? 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक। अब इस काल की मुख्य पहचान क्या है? तो यहां पर छोटे पत्थर मिले और छोटे पत्थर के औजार बने थे। बदलती जलवायु, तेजी से जलवायु भी चेंज हो रहा था और प्रारंभिक पशुपालन, इस टाइम लोग धीरे धीरे अब पशुओं को पालना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे खेती की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन अभी प्रारंभ नहीं किए। थोड़ी मोड़ी बस जानकारी जो हो जाती थी, लेकिन असली यहाँ का इनका अगर देखा जाए तो पशुपालन करना, और मनुष्य का पशुपालन सर्वप्रथम कुत्ता ही था। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के प्रमुख लक्षण क्या थे और तथ्य पर निम्नलिखित है। अगर इनकी बात करें, जैसे मध्य पाषाण काल, जैसे मेसोलिथिक एज, जो कि माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है, जो मध्य पाषाण काल है इसको हम माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप सबको पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक अगर पूछ दिया जाए कि माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं तो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। और अगर हम बात करें माइक्रोलिथिक का अर्थ क्या होता है, तो छोटे पत्थर के औजार। किसके? तो छोटे पत्थर के बने औजार को हम माइक्रोलिथिक कहते हैं, छोटा छोटा औजार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़े तो छोटे पत्थर के औजार, ये देख सकते हैं आप सब चित्र में किस प्रकार से औजार बने हैं, नुकीले छोटे छोटे, जिससे उनको शिकार करने तथा खाल को काटने में सहायता मिलेगी। इस युग के लोग पत्थरों को तराश कर बहुत ही छोटे, नुकीले और धारदार औजार बनाते थे, जैसे कि तीर का अग्रभाग। तीर जानते हैं, तीर यहाँ पर है तो अग्रभाग नुकीला होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से नुकीला है अग्रभाग। ब्लेड की तरह धार बनाते थे, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लेड की तरह धार बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। भेदक, मतलब किसी चीज को भेद सके, इतना नुकीला। अब इसके बाद यहाँ पर पशुपालन भी लोग करने लगे हैं। कहां पर? पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में मानव ने केवल शिकार पर निर्भर रहने के बजाय जानवरों को पालना शुरू किया है, जैसे कि कुत्ते, भेड़, बकरी को पालतू बनाना शुरू कर दिया है। इन सबको पालतू बना दिया है, यानी कि अब पालतू जानवर अब होने लगे हैं। इसके बाद सवाधान का इन्होंने प्रयोग किया। सवाधान क्या होता है? यानी कि मृतकों को दफनाना शुरू करते हैं। जो अब इनके सगे संबंधी लोग अब मर जाते हैं, अब इनको फेंकते नहीं है या फिर कुछ नहीं करते, यहाँ पे अब दफनाना प्रारंभ करते हैं। मानव में शव को दफनाने का संस्कार या संस्कार करने की सबसे पहली स्पष्ट परंपरा इसी काल से आरंभ होती है। किस काल से? तो पूरा पाषाण काल से। बर्तन के निर्माण यहाँ पे शुरू होता है, इनके द्वारा बर्तनों का निर्माण होता है। बर्तन मिट्टी के बनाए जाते थे, जो कि बनाने में कला और विकसित एक बड़ा संक्रमण थी, जो कि इनकी जो कला थी ये बहुत तेजी से विकसित होती है, बनाने की प्रक्रिया बर्तन का। इसके बाद अगला तीसरा टॉपिक आता है, आप सब देख सकते हैं, नव पाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं। कौन सा? इंग्लिश में नियोलिथिक एज। और इस काल की शुरुआत की अगर बात करें तो लगभग 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चले थे। और इस बीच में इस मानव ने इतिहास को सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है मानव के लिए। और क्योंकि इस समय में मानव शिकारी अवस्था से बाहर निकलकर उत्पादक बन गया। उत्पादक यानी कि थोड़ा सा व्यापार की लेन देन करने लगे, जो मानव हुआ करते थे। तो अगर हम मानव की बात करें तो इसे मानव की इतिहास सबसे बड़ी क्रांति माना गया। किसको? नव पाषाण काल को, क्योंकि इस टाइम में धीरे धीरे मानव शिकारी अवस्था छोड़ चुके थे और शिकारी अवस्था छोड़ने के बाद ये उत्पादक बन गए थे। कैसा उत्पादक? जैसे अगर हम बात करें, कृषि करने लगे थे। जब कृषि करने लगे तो गेहूं, चावल ये सब उत्पादित हो रहा है फसल का, तो उत्पादन हुआ, तो उत्पादक बन चुका था। कौन? मतलब किसी चीज को बनाने में। कौन? मनुष्य। इसके बाद नव पाषाण काल को अगर बात करें तो मानव इतिहास का वह क्रांतिकारी चरण है
जब मनुष्य ने भोजन के लिए शिकार करने या भटकने के बजाय कृषि करना और पशु पालना शुरू कर चुके थे। मानव अब धीरे धीरे शिकारी जीवन को छोड़ चुके हैं पूर्णतः। अब छोड़ने के बाद वो करने का लगे तो करने लगे, अब पूर्णतः धीरे धीरे स्थानांतरण होने लगे। स्थानांतरण का मतलब अब शिकारी जीवन को छोड़ते हुए अब कृषि जीवन में आ रहे हैं। कृषि करना तथा पशुओं को पालना ये सब इन लोग का पेशा बन चुका था। इस युग में मानव की सभ्यता की नींव रखी गई, जो मानव सभ्यता आज हम आधुनिक जीवन में है। और साथ में इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि पशुओं को पालना पहला चीज, जैसे कि कुत्तों के अलावा भेड़ को पालने लगे, बकरियों को तथा गाय बैलों को पालतू बनाया गया। इससे भोजन तथा दूध और मांस भी मिला इनको और कृषि कार्यों में मदद मिली, जैसे कि खनन खोदन में बैल द्वारा खोदा जाना ना, ये सब चीज। साथ में जैसे कृषि की शुरुआत अगर हम बात करें, यहाँ पर पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से पशुपालन शुरू किया गया है। अब यहाँ पर कृषि की शुरुआत, तो मनुष्यों ने भोजन के लिए केवल शिकार और संग्रह करने के बजाय, शिकार ही नहीं और संग्रह ही नहीं, इसके बजाय पौधों की खेती भी शुरू कर दी थी, जो कि मुख्य फसलें जौ, गेहूं, चावल, तिलहन आदि सम्मिलित हुआ करते थे। और ये रहा खेती की शुरुआत। किस प्रकार से देख सकते हैं, महिला बो रही है, कोई पुरुष है लकड़ी के कट्ठों से जुताई कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नव पाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी पाया गया है। वो कहाँ से, तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा राज्य, बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है कि वहां गेहूं और जौ की खेती किए गए थे। ठीक, क्लियर है। इसके बाद स्थायी बस्तियों का निर्माण धीरे धीरे होता है, क्योंकि जब कोई फसल पैदा करेगा तो उस पैदावारी में 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगेंगे। जब लगेंगे तो वहां रुकना पड़ेगा। जब रुकना पड़ेगा यानी कि वहां पे स्थायी जीवन बना, स्थायी लोगों का स्थायी बस्तियां बना, बस्ती बनाकर रहने लगे। कृषि और पशुपालन के कारण मनुष्य को एक जगह रुकना पड़ा, जिससे मिट्टी और फूस से बने घरों वाले स्थायी गांव का निर्माण करने लगे। और आज निर्माण करते करते आधुनिक जीवन में आप सब देख रहे हो किस प्रकार से मनुष्य कहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है पॉलिश किए गए पत्थर था और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इनकी बड़ी जब बढ़ती है तो धीरे धीरे पॉलिश करना आप सीख चुके हैं। ये पत्थरों को, बर्तनों को पॉलिश करते हैं घिस कर। इस काल में पत्थरों को घिस कर उन पर पॉलिश कर अधिक तेज और मजबूत और उपयोगी हथियार और औजार बनाए जाने लगे, जैसे कि कुल्हाड़ी, हसिया और साथ में बर्तन, ये सब आदि। पहिए का आविष्कार इस टाइम सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि आगे के बाद अगर देखा जाए तो नव पाषाण काल में यहाँ पर पहिए का आविष्कार है, जिससे कि आज हम इस दुनिया में पहिए के बिना तो देख ही रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो पहिए का आविष्कार यहाँ पर इन लोग को, जैसे अब पहिए का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले तो बर्तन बनाने में आसानी हुई, जिसे कुम्हार का चाक का निर्माण, फिर साथ में बैलगाड़ियों का निर्माण, ये सब तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। और इसके बाद अगर हम बात करें यातायात और मिट्टी के बर्तन, यातायात में इनको सफलता मिला। मिट्टी के बर्तन बनाने में, जैसे चाक का बनाना, ये बनाने के लिए पहिए का आविष्कार काल सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। और साथ में मृद भांड क्या है, मिट्टी के बने बर्तन। अनाज को पकाने तथा सुरक्षित रखने के लिए चाक द्वारा सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, जिससे वो अनाजों को एकत्र कर सके तथा अपने भोजन को पका सके, खा सके। और साथ में कपास और ऊन से कपड़ों को बुनना भी सीख चुके थे इस काल में अब, यानी कि अब कपड़ा भी बनाने लगे। इसके बाद अगर और बात किया जाए तो यहाँ से धीरे धीरे धार्मिक मान्यताएं भी शुरू होती हैं इनके मन में, यानी कि धार्मिक विचार पैदा होता है। इस काल में लोग मृत्यु के बाद, जो मृत्यु हो जाती थी, अभी तक तो दफनाना सीखे थे, लेकिन अब दफनाने के साथ साथ यहाँ पर जीवन पर विश्वास रखते थे। मृत्यु के जीवन में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। शव को घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था और कब्रों में बर्तन व गहने रखे जाते थे जो उनके जरूरतमंद चीजों का हो। ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि आप सभी को हमारा लेक्चर्स पसंद आए होंगे और यहाँ पर जाते जाते एक सुविचार आप सबके साथ शेयर करके जा रहे हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान भरी जाती है। तो आप सबको वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और